चलिए, आज के सेशन में हम लोग काफी इंटरेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव रहने वाले हैं। कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, कुछ इंटरेक्शन करना होगा। अभी देखिए, जैसा कि लास्ट टाइम हमने दिखलाया था ये स्क्रीन और इसके साथ दो चीज और एक गूगल, ये दो चीज मैं साइड बाय साइड रखूंगा सो दैट कि कुछ भी चीज निकालूं और कैसे निकालता हूं मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूं। फर्स्ट टाइम जो आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, आज के डिस्कशन का टॉपिक है, वो टॉपिक है बेसिकली जुरिडिक्शनल एनालिसिस। और इस जुरिडिक्शनल एनालिसिस के अंदर भी एक स्पेसिफिक पार्ट है, आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 145, सो दैट कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक बेसिक फाउंडेशन कंटिन्यू हो। तो सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ढूंढूंगा और उसका वो आर्टिकल उस जगह पर मैं लेकर के आऊंगा। तो लेट अस गो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पीडीएफ, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन कोड, दिस इज द इंडियन कोड, मैं इसको यूज करता हूँ यूजुअली। तो मैं इसी चीज को ओपन करता हूँ, वो आपके स्क्रीन पर आएगा। सो न्यू टैब के अंदर ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैं सीधा सीधा आर्टिकल 145 पे चलता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। एओआर एग्जाम के लिए बेसिकली थोड़ा सा मैं ऊपर चलूं, एओआर एग्जाम के लिए आर्टिकल ये पार्ट मैंडेटरी है, जरा सा उसको आप देख लीजिए। ये देखिए पेज 62 है इसका। आप यहाँ पर देखिए पार्ट 5 के अंदर द यूनियन विच इज स्टार्टेड फ्रॉम आर्टिकल 124। थोड़ा और मैं नीचे आऊं, क्लियर है? यस, यूनियन जुडिशरी का एक स्पेसिफिक चैप्टर है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर एक स्पेसिफिक चैप्टर डेडिकेटेड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड द यूनियन जुडिशियरी। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम आर्टिकल 124 एंड इट इज बीइंग एंडेड एट आर्टिकल 147। Am I clear up to this point? Yes, sir. और इसके अंदर आर्टिकल 145(1) मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं थोड़ा सा एक लाइन इसको रीड करूंगा, दैट इज there shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India, and until Parliament by law prescribed a larger number of not more than 7 other judges. So it was 7 other judges plus CJI. It was the initial strength of the Supreme Court, and by law Parliament may prescribe a larger number. That means the 7 may be changed to larger number, जो अभी 33 plus 1 है. Now 7 is converted into 33. So this is the situation. उसके बाद अलग पोर्शन है कि who would be eligible for the Supreme Court judges and otherwise. आज मेरा वो टारगेट नहीं है. We will discuss that is on the another day. Today I will like to discuss the Article 140. So straightforward, I'll go to the Article 145, which is
ये आ गया आर्टिकल 145। यूजुअली आप देखें आपके स्क्रीन पे साइड पे एक वर्ड लिखा हुआ है रूल ऑफ द कोर्ट एंड एटसेट्रा। दिस इज ऑलमोस्ट legislative power given to the Supreme Court for the purpose of let down a rule for the court. Ahmed Saab, am I right or wrong? गुड मॉर्निंग सर, राइट सर। अब कोर्ट कैसे चलेगा, इसके लिए इन्होंने रूल बनाया नहीं है। रूल बनाने की जो है ना पावर, कंकरेंट पावर गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। कंकरेंट व्हाई? अब जरा ध्यान से देखिए। इसके अंदर पहले मैं थोड़ा सा मैंने वन बाय वन जाना चाह रहा था। आर्टिकल 145 has 5 clauses. Clause 1, 2, this one, clause 3, this one, थोड़ा लंबा है, and this is clause 4 and clause 5. Today our discussion would be focused on this points only. ये पांचों पॉइंट पे ही डिस्कशन है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को कैसे रियलाइज करेंगे वो हमने देखना है। अब जरा देखिए, subject to the provision of any law made by the parliament. What is the meaning of that? मीनिंग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। Subject to the provision of any law made by the parliament, the Supreme Court may, from time to time, with the approval of the president, make rules. Supreme Court may make rules for regulating generally the practice and procedure of the court. Now the question है practice and procedure के लिए, regulation of the practice and procedure, including, so certain practice and procedure are let down under A to J, A, B, C, D, E, F up till J. They let down certain specific practice. But what is this article 145(1)? 1 itself says, कुल मिलाकर के यहां से देखें, the Supreme Court may from time to time with the approval of the president, ये कंडीशन को छोड़ देते हैं यहां से यहां तक सीधा, Supreme Court may make rules for regulating generally the practice and procedure of the court. But this power is may, having here the may. And this power is the alternate power because first है subject to the provision of any law made by the parliament. यदि पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग कोई लॉ बना दे तो that one will prevail. Am I clear up to this point or not? Until the date, Parliament in this regard कोई भी law नहीं बनाया है. We do not have any law made by the Parliament regarding this. Therefore, the only option we have, that is the rules made by the Supreme Court under Article 145(1). Or so, what is the rule? The rule is known as the Supreme Court Rules 2013, existing rules. सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हमारा एग्जिस्ट करता है वो यहीं से है, और या इस रूल बनाने के लिए कंडीशन क्या है? देयर इज द ओनली वन कंडीशन, विथ द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. The Supreme Court may from time to time, and this condition is there, with the approval of the president, make rules. And what is the objective for the rules?
for regulating generally the practice and procedure of the court. So how many points is evolved? This legislative power of the Supreme Court is alternative power along with the parliament also. Number one. Number two, the Supreme Court has legislative power for limited purpose, and that purpose is regulating the practice and procedure of the court. Point three, this rule will come into the existence by the approval of the president. So this is the one condition. Am I clear up to this point? Ahmed साहब, मुरारी जी, Yes, sir. यदि कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज इंटरप्ट कीजिए। अभी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी मैं आगे आपको वन बाय वन इस पे ये करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे कई जजमेंट भी आ चुका, हो सकता है कि आगे एक जजमेंट इंसर्ट कर दिया जाए। यहाँ पर आप देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है क्या। क्वेश्चन ये है कि द वर्ड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फॉर दिस कोर्ट is written into the constitution but not defined. What is the practice and procedure? So practice and procedure है क्या? This is the another question जो एक जजमेंट के थ्रू सेटल किया गया है। I'll just discuss that judgment also. But certain thing enumerate किया गया है इस particular part में practice and procedure में, जिसमें कि आप जरा देखिए rule as to persons practicing before the court, है ना। अब मैं इसके लिए कौन सा रूल बना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा अब आगे जाता हूं। यहाँ पर अब सीधा सीधा मैं एंटर करूंगा सुप्रीम कोर्ट रूल्स पे। लेट मी जस्ट फाइंड आउट द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट रूल्स। वेयर इज दैट 2013? दिस इज द 2013। मैं इसको जरा एक बार ओपन कर लूं। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट रूल। इस सुप्रीम कोर्ट रूल्स का बेसिकली ऑर्डर 4, ये देखिए ऑर्डर 4 व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, हु इज एडवोकेट्स। आप जरा देखिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स। नहीं, पहले मैं थोड़ा और ऊपर आना चाहूंगा, ऊपर थोड़ा सा जरा वेरीफाई कर लो। ये गैजेट नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, और इस गैजेट नोटिफिकेशन का ये पार्ट आप जरा पढ़ करके देखिए। दिस इज द पार्ट। In the exercise of the power conferred by the sub rule 2, rule 1 of order 1 of the Supreme Court rules 13, the Honorable Chief Justice of India has been pleased to appoint a 19th day of August as the date from which Supreme Court rules shall come into the force. ठीक है, थोड़ा सा और आइए, और ये this one is the most important जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, which is connecting to the constitution. In exercise of the power conferred by the Article 145 of the Constitution and all other powers enabling in this behalf, the Supreme Court hereby makes, with the approval of the President, the following rules, namely, and this is the first, these rules may be entitled as the Supreme Court Rules 2013. मैं पॉइंट आउट क्या करना चाह रहा हूं, ये जो रूल बना है, दिस रूल इज connected with the constitution by the exercise of article 145 with the approval of the president. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Clear. Yes, sir. So
Now come to the constitution. So what is this rule as to persons practicing before this court? Who can practice before this court? This A is inserted into this rules as order 4. मैं थोड़ा सा order 4 के ऊपर जा रहा हूं. This is order 4. Advocates subject to the provision of these rules, an advocate whose name is entered on the roll of any state bar council maintained under the Advocate Act 1961 as amended shall be entitled to appear before this court, provided that an advocate whose name is entered on the roll of the state bar council maintained under this act not or not less than 1 year be entitled to mention the matters. और इसके आगे आप जरा देखेंगे इसी में एक वर्ड यूज किया है बी. No advocate other than advocate on record from a party shall appear, plead, and address the court in a matter unless he is instructed by the advocate on record or permitted by the court. ये क्लाउज भी बिल्कुल क्लियर है कि लिमिटेड टू सर्टेन क्लास एंड द फर्स्ट टाइम इंसर्टेड द वर्ड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसके एग्जाम के लिए आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए आ गया है. So primarily who will practice before this court? The only one class that is called the advocate on record, and there is the two condition into them. No advocate other than AOR for a party shall appear or plead and address the court in a matter. But certain condition is there, and that condition is twin condition. दो condition आपके पास है. Unless he is instructed by the AOR or permitted by the court. ये दूसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग एक कंडीशन समझते हैं, दूसरा याद नहीं रख पाते. तो who will practice before the court, वो यहां से आ जाता है. Either instructed by the AOR, इंस्ट्रक्शन के साथ आप अपियर हो सकते हैं कि एनी एडवोकेट, नो एडवोकेट अदर देन AOR फॉर द पार्टी अनलेस he is instructed by the AOR. So AOR से इंस्ट्रक्शन है, then they can appear or permitted by the court. और कोर्ट उसको अलाउ यदि कर दे तो इंस्ट्रक्शन के बगैर भी वो अपना वो अपियर हो सकता है. लाइक so this is the A. A means what? A means article 145 1A. कनेक्ट कर पाया मैं इसको या नहीं कनेक्ट कर पाया? यस सर. अब यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन के लिए पॉज करते हैं. डिस्कशन के लिए पॉज करते हैं, उसका मतलब यहाँ पर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना, दैट इज नॉट सफिशिएंट, यानी कंप्लीट डॉट्स को कंप्लीट नहीं करता. ये एक फेंसिंग क्रिएट कर देता है किसी भी चीज के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में. उसको रियलाइज कराने के लिए एक रूल्स का होना जरूरी है या लेजिस्लेशन का होना जरूरी है. एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट? इसी रूल्स में क्या क्या रूल्स हैं, थोड़ा सा आप रूल्स को देखिए, अलग मजा आएगा. रूल्स के अंदर यदि मैं एंटर करूं और बड़ा करूं तो अच्छा रहेगा, पूरे स्क्रीन पे दिखेगा. आप देखिए बी क्या कहता है, रूल्स एज टू प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील and other matters pertaining to appeals, including the time within which appeal to the court are to be entered. So the appellate provision के बारे में यहाँ पर दिया. आप देखें order 19, order 20 dedicated to this appeal, civil appeal, criminal appeal. SLP 21, 22, these are the dedicated to this particular part कि कैसे उसको सुना जाएगा, क्या प्रैक्टिस है, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए रूल बनाया गया.
Now, registry setup किया गया है for the proper purpose of that. Rules as to proceeding in the court of the enforcement of any of the rights conferred by Part 3. So C is talking about the fundamental right, Article 32. एक specific section establish किया गया, rules के अंदर Order 38 dedicate किया गया for the purpose of C. Am I clear up to this point or not? Clear, sir. So CC, एक CC is also inserted after the constitutional through constitutional amendment. Rules as to proceedings in the court under Article 139A. So that orders is Order 39, 40 and 41. So point यहाँ पर ये है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स एक कलेक्टिव डॉक्यूमेंट है for the realization of the entire Article 145(1) पूरा. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Yes, sir. Before going to the Article 145(2), नहीं, मैं 2 पे भी जाऊंगा. अभी 3 पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ आऊंगा. Subject to the provision of clause 3. Clause 3 is this one, next one, जो दोनों आपके स्क्रीन पे है. Rules made under this article may fix the minimum number of judges who are to sit for any purpose and may provide for the power of single judges and division court. For that purpose, very next rule of this Supreme Court rules, that is Rule 5. This is the business of chambers. जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो चैम्बर कोर्ट के बारे में जानते होंगे. एक जज बैठते हैं वहां पे. Right, sir. The power of the court in relation to the following matter may be exercised by the registrar, namely registrar court भी बैठता है, registrar के power अलग है. And the power of the court in relation to the following matter may be exercised by the single judges bench. So single judge के in chamber उनके powers अलग define किए गए हैं. And any persons aggrieved by the registrar court उसके अपील कहाँ होंगे. And order 6 पे आए तो यहाँ पर आता है the constitution of division court and power of a single judge bench. Single judge. So ये order 4 dedicate किया हुआ है constitution के इस particular provision को. Order 3 and order 4. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. I am just connecting the constitution with Supreme Court rules. Nothing else. So Constitution का जो 145 के जो different provision है, उसको Supreme Court rule से कैसे उसको rule frame किया गया है for the purpose of practice of that particular part. अब आप जरा देखिए नेक्स्ट पार्ट. थोड़ा सा ऑर्डर 4 एंड ऑर्डर 5 में हमने डिस्कस किया, रफली मैं आपको दिखा ही रहा हूं सर. लेकिन ऑर्डर 4 का जो ये पार्ट है ये देख लीजिए. सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स एवरी काउज अपील और मैटर शैल बी हर्ड बाय अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस nominated by the Chief Justice. So this nominated by the Chief Justice, it makes the Chief Justice as the master of the roster. So cause title जो final approval है वो Chief Justice के behalf पे होता है, cause list.
So benches जो बनते हैं, who is nominated to the bench? It is the Chief Justice only. So usually जनरल मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा वो बेंच डिवीजन बेंच होगा, और डिवीजन बेंच नॉट लेस देन 2 जजेस, इट मे बी मोर देन, बट 2 से कम नहीं होगा. बट दिस इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन, जैसे सिंगल जज हैं और वो अलग चीज है. बट एवरी काउज अपील और मैटर शैल बी हर्ड बाय अ बेंच कंसिस्टिंग. मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूजुअली सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन, और अदर प्रोविजन जो अभी हमने ऑर्डर 4 देखा वो सिंगल जज और रजिस्ट्रार कोर्ट की बात भी करता है. जस्ट अ मिनट. अरे यार, हाँ नो कर लो. सो where in the course of hearing of any cause, appeal or other proceeding, the bench consider that, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा. When in the course of hearing of any cause, appeal or other proceedings, what left into them? In the course of hearing of any cause, the word is any, cause, appeal or other proceedings, the bench considers that. Who considers? The bench. So ये कंसिडरेशन किसकी होनी चाहिए? बेंच की है. बेंच का डिस्क्रिशन और बेंच का कन्विंस सेटिस्फेक्शन है. The bench consider that the matter should be dealt with by a larger bench. So it shall refer the matter to the Chief Justice, who shall thereupon constitute such a bench for hearing for it. क्योंकि बेंच कॉन्स्टिट्यूट तो चीफ जस्टिस करते हैं. सो ये बेंच रेफर करेगा चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच. याद रखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, बट द रेफरल ऑर्डर ऑफ द बेंच is the judicial order. At any time, judicial order is of the Supreme Court is prevail on the administrative order. So the constitution of bench is up to administrative order, but that bench, the order passed by any bench constituted by the court is the judicial order. अब जरा आप ध्यान से देखिए कि वो रेफर करेंगे, कौन रेफर करेगा? बेंच रेफर करेगा, और आफ्टर कंसिडरेशन, and every cause, appeal or other proceeding arising out of cause in which death sentence has been confirmed or awarded by the High Court shall be heard by a bench consisting of not less than 3 judges. ये याद रखिए. ये कौन सा ऑर्डर है? क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज व्हाट इज द स्पेशल इनटू देम, दिस इज द डेथ सेंटेंस. अब डेथ सेंटेंस का जो इंटरप्रिटेशन ये है, कई बार ऐसा होता है कि 2 जजेस बेंच मैटर को सुन रही है और उनको लगता है कि नहीं, इसमें डेथ अवार्ड होना ही चाहिए. व्हाट दे विल डू? वो रेफर करेंगे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 जजेस बेंच, क्योंकि दे आर नॉट ऑथराइज टू हियर दैट पर्टिकुलर मैटर which is considering the death sentence. ठीक है. Now, if a bench of less than 3 judges hearing a cause, appeal or matter is of the opinion that the accused should be sentenced to death, it shall refer the matter to the Chief Justice, who shall thereupon
constitute a bench of not less than 3 judges for hearing. The Chief Justice may from time to time appoint a judges to hear the disposal of all applications which may be heard by the chamber and judge under these rules during the vacation. So these are there. ठीक है, यहाँ एक और पार्ट है, and that is ये चीज आप देखिए, not involving a substantial question of law as the interpretation of the constitution. Coming back to the constitution, और constitution का ये part आप देखिए, third, the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any cause involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution or for the purpose of hearing of any reference under Article 143 shall be 5. कुल मिलाकर के देखें, इसको रीड करें. The minimum number of judges shall be 5 who are to sit for the purpose of deciding any case involving, क्या इन्वॉल्व करता है? दो चीज, either a substantial question of law as to interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under Article 143. So as and when the substantial question of law as to the interpretation of this constitution की बात होगी, आप जरा यहां फिर से देखिए, substantial question of law as to the interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under Article 143, presidential reference shall be 5. Constitution bench होगा, उससे कम नहीं. ये Constitution itself define किया हुआ. Am I clear up to this point or not? एक कमेंट मैं करना चाहता हूं और आप लोगों के ऊपर छोड़ना चाहता हूं. कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर में अपना ओपिनियन दिया था बाय द डिवीजन बेंच, और वो ये था डीम्ड एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर. याद है आप लोगों को? जी सर. यस सर, रवि कुमार के सर. रवि कुमार सर गवर्नर. नहीं, गवर्नर से मुझे कोई कंसर्न नहीं है, ना ही प्रेसिडेंट से कंसर्न है. मुझे कंसर्न है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से. वो ये था, इशू वहां पर ये था कि यदि स्टेट लेजिस्लेशन कोई लॉ बनाती है और वो लॉ एसेंट के लिए भेजा जाता है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, और वो सारे पे लेकर के बैठ जाए इनफाइनाइटली और कोई एसेंट दे ही नहीं, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच के सामने आया था और उन्होंने डिसाइड किया कि यदि 3 महीने तक वो डिसाइड नहीं करेंगे तो इट वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड एसेंट, वो एसेंट मान लिया जाएगा. और बाद में इसी जजमेंट के लाइन पे एक रेफरेंस आया है, जो रेफरेंस वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 2020-25, वो भी बेंच बन गया है अभी. मेरा कहना ये है कि ये जो पार्ट है डीम्ड एसेंट,
this is the basically interpretation of the constitution and power of the governor and president. मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन. So this is constitutional interpretation concerned by the concern to the power of president and governor, and it should be heard by the 5 judges as per the provision or constitutional provision article 145(3), isn't it? So Yes, जब yes, sir. डिवीजन बेंच का फैसला है, सो वो पूरा का पूरा ऑर्डर क्यों नहीं नल एंड वाइड है, और उसके लिए आगे प्रोसेस होना चाहिए. If the court feels is there any problem or something interpretation of the constitution, it should not be transferred to the constitutional bench. बताइए. बट सर इसमें आर्टिकल 142 यूज किया था सर, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं था, सिर्फ उन्होंने डायरेक्शन दिया गवर्नर और इसको सर प्रेसिडेंट को, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु सर. नहीं, वो उनको ऑथराइज ही नहीं है इस क्वेश्चन को डील करने के लिए. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. डायरेक्शन देने के लिए वो ऑथराइज ही नहीं है. डायरेक्शन टू होम? प्रेसिडेंट और गवर्नर. सर लेकिन उन्होंने आर्टिकल 142 यूज किया है ना सर. तो आर्टिकल 142 इज अ डिफरेंट पावर. वो माने यूज तो तब करेंगे जब आपको सुनने का पावर हो. 145 142 को सुप्रीम कोर्ट तब किसी भी मैटर में यूज कर सकती है. लेकिन आपके सामने वो मैं दूसरी बात कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं कि आप 142 यूज करें, आप अदर आर्टिकल भी यूज करें, इवन 32 भी यूज कर ले. Whatever power you have, you can use it, but it should be constituted by discharged by the proper bench. आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145(3) है, वो ये कहता है कि जिस इशूज पे फैसला हुआ है, इट शुड बी हर्ड बाय द नॉट लेस देन 5. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वहां बननी चाहिए थी. तो उस बेंच को यदि लगता था कि ये इंटरप्रिटेशन की बात है, तो इट शुड बी रेफर्ड टू द चीफ जस्टिस टू कॉन्स्टिट्यूट 5 जजेस बेंच, एंड 5 जजेस बेंच 145 142 एक्सरसाइज करते. इट वाज द गुड लॉफुल. सो पॉइंट ये है कि वो ज्यूरिडिक्शन उस डिवीजन बेंच को था ही नहीं इस इश्यूज पे फैसला करने. Are you convinced with this logic? Yes, sir. Yes, sir. Very right, sir. सर मुझे तो सर नॉलेज नहीं है ज्यादा लॉ की. सर आप बता रहे हैं तो कुछ इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं सर आप जरा देख लीजिए ना, आप जरा देख लीजिए. पॉइंट वहां पर क्लियर है, आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि वो फैसला जो भी आया है, डायरेक्शन आइदर इन द 145, सो वो इंटरप्रिटेशन है किस चीज का? पावर ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, एंड देन कंक्लूजन है वो डायरेक्शन व्हिच इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की बात जहां आ जाती है, इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, क्योंकि इट इज एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ना. प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पावर है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर. आपका यहाँ ये क्लियर कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर सिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग any case involving substantial question of law as the interpretation of this constitution. आप जरा बताइए, आपने कभी सुना है या देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस के लिए रेफरेंस कोर्ट बना हुआ हो? एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143, क्या वो 5 से कम का बना है? द आंसर इज नो टिल द डेट. तो ऊपर के लिए वो कैसे बन जाएगा? तो आप ये कहते हैं सर प्रोविजन इज क्लियर सर कि देयर शुड बी 5 जजेस बेंच टू हियर सच मैटर्स.
हाँ। और वो जो केस था उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी इन्वॉल्व था सर। सो मेरे As ख्याल से interpretation to this constitution, right? हाँ, So it this was is the constitutional provision. This is not any statutory provision. Constitutional provision. सर और ये constitutional provision सर इनिशियली जब ये मैटर टेकअप हुआ था, ये डिवीजन बेंच में टेकअप होना ही नहीं चाहिए था बेसिकली। तो नहीं, आप ये समझिए, ये क्वेश्चन डिवीजन बेंच में ही टेकअप होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या कंफ्यूजन, आप जरा ध्यान से समझिए इस चीज को। कोई भी मैटर आप 32 को लेकर के आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 का या किसी भी चीज का, ये Yes, sir. आपको लगता है, लेकिन वो चीज जो है ना कोर्ट को लगना चाहिए। आप यहाँ देखिए, अभी अभी हमने जो आपको दूसरा रूल यहाँ दिखलाया, उस रूल में यहाँ पर क्लियर था, कहाँ गया वो रूल, ये देखिए, ये दूसरा जो आपने पढ़ा, द बेंच कंसीडर, क्लियर डिफरेंस यहाँ पर ये है, कोई भी मैटर आप कोर्ट के सामने लाएंगे, आप सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एसएलपी में भी लिख दीजिए। Yes, sir. इट डजंट मीन कि वो 5 जजेस बेंच के सामने लग ही जाए। Yes, sir. द क्वेश्चन इज दैट कि आप जो पिटिशन पे लेकर के आते हैं और आपका आर्गुमेंट एडवांसमेंट है, इट इज नॉट सफिशिएंट। Sufficient is that the court should consider, मतलब satisfaction of the court, और कोर्ट को अब लग रहा है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का ये मैटर इन्वॉल्व है, Yes, sir. so this is subject to satisfaction of the court, not satisfaction of the party or lawyer. Yes, Am sir. I clear up to this point or not? Yes, sir. So every time written there, the bench consider that, समझे? तो वो पार्ट भी क्लियर है कि यदि कोर्ट को लगता है, तब कोर्ट की ड्यूटी बनती है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। कोर्ट की ड्यूटी है कि लॉफुली उसको वो रेफर करे और प्रॉपर ऑथराइज्ड जो बेंच है वो उसको सुने एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। सर ये लेकिन लॉयर्स के ऊपर यानी एडवोकेट के ऊपर नहीं डिपेंड है कि अगर उसको लगता है कि उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, तो ऐसे इसमें वो खुद नहीं ये कर सकते क्या कि ये लार्जर बेंच को रेफर करो, ये भी हो सकता है। सुधीर जी, मैं आपको ये बताऊं, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, दिस इज योर ड्यूटी टू असिस्ट द कोर्ट। यस यस सर। लेकिन आप जो कुछ भी बोलेंगे आपको तो परस्यू करना ही पड़ेगा ना, आपको तो कन्विंस करना ही पड़ेगा ना सर। यस राइट सर। So your duty and judge's duty is the collective and the duty of the court. Yes. You are the part of the court. Yes. So the integrated part, यदि आप नहीं असिस्ट करें और कोर्ट को नहीं बताएं, दोनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस है ना सर। बराबर है सर, बराबर भी है, वो भी उनको भी लगता है, उनको भी लगना चाहिए। एंड दिस इज द वेरी सीरियस पार्ट। ये यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स के ऊपर आप लिमिटाइज करने जा रहे हैं। Does this not very, हम ये नहीं कह रहे कि it is right and wrong, उस पे मेरा कमेंट नहीं। सब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा था मेरे माइंड में। हाँ गुप्ता जी प्लीज। एज पर आर्टिकल 142 इट इज बाइंडिंग, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही हियर कर सकता था, तो सर अब क्या है इसका इम्पैक्ट? इसका इम्पैक्ट, पहली बात इसका इम्पैक्ट ये है कि गवर्नमेंट ने, मैंने प्रेसिडेंट ने रेफरेंस फ्लोट किया है, तो 143 में वो केसेस भी कॉन्स्टिट्यूट हो गए हैं। यस सर। बहुत जल्दी जो डिबेट हम लोग कर रहे हैं ना कोर्ट के सामने, आप देखेंगे ये। वी होप कि विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर ही ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगा। यस सर। समझे? सो और हो सकता है आपके क्वेश्चन का हिस्सा भी हो सकता है आपसे ओपिनियन भी पूछा जाए रिगार्डिंग दैट, बट बी अवेयर, हमने पूरे डिस्क्लेमर के साथ आपके सामने रखा है। दिस इज द माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट शुड डिसाइडेड बाय द 5 जजेस। इन फैक्ट इफ मैं अटॉर्नी जनरल होता
तो मैं ये क्वेश्चन पक्का रेज करता है स्पेशल रेफरेंस के अंदर। लेट अस सी। सर मेरा रिक्वेस्ट है, अब आर्टिकल 142 पढ़ो सर, अब उसमें क्लियर हो जाएगा इसके साथ। आप पढ़ के देखो आर्टिकल 142, उसमें क्लियर लिखा है वो कैसे यूज कर सकते हैं, कितना कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सर ओवर और अबव द लॉ भी जा सकते हैं। सर आप मतलब आप थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपके साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं। आर्टिकल 142 इज द एंड पॉइंट, वो एक ब्रह्मास्त्र है, वो हमेशा नहीं इन्वोक होता है। आर्टिकल 142 और 32 के जो पावर हैं वो सर्टेन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे या नहीं सर, या प्रोसीजर को भी बाईपास कर देंगे? 142 को एक्सरसाइज करने के लिए क्या चैम्बर जज और सिंगल जज भी वहां इन्वोक कर दे कोई भी ऑर्डर तो वो अलाउड है? वो डिफरेंट और अंतिम पॉइंट है ना सर। 142 इज द अंतिम वर्डिक्ट एंड डिसीजन, बट द प्रोसीजर हु कैन एक्सरसाइज दैट पावर, दिस इज द क्वेश्चन। क्यों? मतलब ये है, आप ये कहना चाहते हैं यदि किसी को लग जाए एक डिवीजन बेंच को कि केशवानंदा भारती केस में थोड़ी सी गड़बड़ी है तो वो उसको ओवररूल कर देगी 142 एक्सरसाइज करके या बाईपास कर देगी। कहने का मतलब ये है कि who will exercise that 142? Anyone bench can, लेकिन किसी सर्टेन कंटेक्स्ट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच, आपको मान लीजिए कि एक थाने के एक जज का जो पावर है उसको क्या तीसरा जज एक्सरसाइज कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ है, पब्लिक लॉ है और पब्लिक ड्यूटी है, पब्लिक के लिए ऑथोराइज किया हुआ ये प्रोसीजर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए क्या दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को बाईपास किया जा सकता है? वेरी सीरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम आपको बतला रहे हैं। हम ये नहीं करें कि 142 आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, आप कीजिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, but not by the 2 judges bench. It should be exercised by the 5 judges bench. This is my point. Whatever आप कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी पे मुझे क्वेश्चन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का मतलब एक जजेस भी होता है, 2 जजेस भी होते हैं, रजिस्ट्रार भी होता है, इवन 3 जजेस बेंच स्पेशल बेंच भी है, 4 जजेस बेंच, 5 जजेस बेंच, 7 जजेस, 13 तक गए हैं, बट everyone has the different power. Am I clear up to this point or not, sir? Sir, with due respect. Yes, sir. Yes sir, absolutely sir. Sir, with तो due- 142 कौन एक्सरसाइज करेगा? यदि 142 की जरूरत पड़ती है ट्रांसफर केसेस में और सिंगल जज या डिवीजन बेंच उसको ये लगता है कि हाँ एक्सरसाइज दिस ओके, क्योंकि डिवीजन बेंच एनी मैटर दिख से सुन सकते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो डिवीजन बेंच सुन ही नहीं सकते, वहां रेफरेंस की बात होती है तो डिवीजन बेंच सुन ही नहीं सकते। उसके लिए 5 जजेस बेंच स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 145(3). मैं ये कह रहा हूं जब आप सुन ही नहीं सकते तो ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं? और उसमें किया गया आपका पास किया हुआ ऑर्डर क्या वो जुरिडिक्शनल है या फिर वाइड है? अब मान लीजिए आपने एक कहानी सुनी होगी कि गुजरात में एक जगह है जहां पर एक फर्जी कोर्ट चलता था, प्रॉपर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर्जी। वहां से ऑर्डर पास होते थे लैंड रिलेटेड इश्यूज का, और वो ऑर्डर डीएम फॉलो करता था। कैसा लगा सुन करके? अब क्यों सुन करके एक डिस्टर्बेंस सा लगता है कि कैसे एक फर्जी कोर्ट बन सकता है जो ऑथराइज्ड ही नहीं। सर तो अल्टीमेटली अथॉरिटी की बात होती है, जिसको अथॉरिटी नहीं है वो कुछ भी ऑर्डर पास कर दे, उसकी क्या वैल्यू? सर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा था, तो इससे टॉपिक जुरिडिक्शन पे ही है ये, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इंदिरा साहनी की बेंच स्ट्रेंथ थी वो 7 जजेस थी और जनहित अभियान की 5 जज थी। तो इंदिरा साहनी ने बोला था कि ये
जो है इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता, और जनहित 5 जज बेंच है, बेंच स्ट्रेंथ तो कम ही है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है। तो सर अब इसका क्या कैसे होगा? क्या हम लोग इशू अभी डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं? ओके हम सर। डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन पे, वो सब्जेक्ट ही डिफरेंट है। आप जरा देखिए, रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन कई तरीके का है। आपको पता है रिजर्वेशन कई तरीके का है? यस सर। ना, नहीं मालूम। मैं आपको थोड़ा सा ये हिंट देना चाहता हूँ। एक रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट है जो कि आर्टिकल 16 से कंट्रोल, यस सर। और एक रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है। यस सर। पंचायत के इलेक्शन हो गए या फिर अदरवाइज, ये सारे डिफरेंट आर्टिकल से कंट्रोल है, उनका आर्टिकल 16 से कोई कनेक्शन नहीं। यस सर। और हम लोग समझते हैं आर्टिकल 16 का रिजर्वेशन ही ओनली रिजर्वेशन है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी यूज होता है। यस समझ सर। गए? आप ये जो सोच रहे हैं कि सुन रहे होंगे कि 1/3 इन द लेजिस्लेशन, 1/3 इनटू द पंचायत इलेक्शन, ये सारे रिजर्वेशन इंटायरली डिफरेंट है। जो रिजर्वेशन वर्ड यूज किया हुआ है आर्टिकल 16, आर्टिकल 6 एम्प्लॉयमेंट के लिए। यस सर। इलेक्शन के लिए अंदर भी रिजर्वेशन है, SC ST पोस्ट रिजर्व होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यस सर। एंड दिस इज dealt by different provision of constitution. यस सर। आपको मैं दूसरी बात यहाँ पर ये बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो प्रोविजन यदि कंफ्लिक्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ जो कि सुप्रीम डॉक्यूमेंट है हमारे लिए, यस सर। और उसी के अंदर सबको एम्पावर किया गया है, पार्लियामेंट भी उसका एक ऑर्गन है, एलिमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट भी उसका एक एलिमेंट है, प्रेसिडेंट भी एक एलिमेंट है, गवर्नर भी एलिमेंट है ना? यस सर। उसमें जब कंफ्लिक्ट हो तो कैसे रिजॉल्व करते हैं? ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगा, दे हैव टू सिट विद द 5 जजेस बेंच यस सर। एज पर दिस, या चैम्बर जज में बैठ करके उसका डिसीजन किया जा सकता है डिवीजन 5 में। जज बेंच। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है यहाँ पे। यस सर। वो प्रोसीजर, मतलब आप इसी को कंफ्लिक्ट करा सकते हैं क्या? 142 तो पावर है, वो एक्सरसाइज किया जा सकता है एनी टाइम, जब भी कोर्ट को लगे कोर्ट कर सकती है, जो भी कैपेसिटी में बैठे, 1 जजेस बैठे, 2 जजेस बैठे, लेकिन कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट शुड बी लॉफुल ना। यस सर। यदि कोर्ट को ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, वो तुरंत डिसाइड कर देगी या फिर उसको रेफर करेगी। रेफरेंस बाय द कोर्ट क्यों है? बेसिकली सर ये तो यदि आप ज्यूरिसडिक्शनल ये एरर समझ हो लीजिए, गया था। यदि ऐसा है तो 2 जजेस बेंच को यदि लगता है कि 5 जजेस बेंच में कोई प्रॉब्लम है, तो उसी समय वो ओवररूल कर दे, 142 एक्सरसाइज कर। It would be conflict between Article 142 and 145 itself. यस सर। तो conflict create करेगा या conflict resolve करेगा कोर्ट? कॉन्फ्लिक्ट को तो रिजॉल्व करना चाहिए। रिजॉल्व करेगा, और जो ऑथराइज्ड है वो करेगा या कोई भी करेगा? जो ऑथराइज्ड है सर वही करेगा। Exactly, that's what the procedure and that's what the authority. यस सर। हम ये थोड़ी कर रहे हैं, इनॉर्मस पावर लिया हुआ है 32 के अंदर, इनॉर्मस पावर है 129 के अंदर, इनहेरेंट पावर है पूरा, इनॉर्मस पावर आपको 142 में है। बट इवन डी होर्स द प्रोविजन ऑफ लॉ कर सकते हैं, लेकिन डी होर्स द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या? नहीं सर। या डी होर्स द कॉन्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं? दैट्स द पॉइंट ना। यस सर। तो किस एक्सटेंट तक, किस लिमिट तक, माने डी होर्स द कॉन्स्टिट्यूशन की बात यदि की जाए तो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिस्ट्रॉयड? नो सर। उसका एक्सटेंशन कहां तक जाएगा? दैट्स द प्रॉब्लम व्हाट वी कैन फेस, or we need to consider. So that is my concern. There is lot of things. तो इस पॉइंट पे मुझे वो लगता है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हैज टू फॉलो देयर
constitutional norms and their own norms laid down in the Supreme Court rules. यहाँ पर दो तीन बातें आई हैं अभी के डिस्कशन में. conflict between the provision of the constitution, that is called also the interpretation of the constitution, right? और इवन सिंगल प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन की बात है. सर यस सर, बताइए. सर मुझे लगता है ये ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हुआ है सर, क्योंकि गवर्नर को जो है ना टाइम दिया था कि इतने टाइम में डिसाइड करे. इंटरप्रिटेशन जो है ना सर, कुछ उसमें जो ऐसा लगता नहीं सर कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड क्या होता है, एंड नाउ द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन कहते किसको है? कॉन्स्टिट्यूशन का और कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और लॉ को इंटरप्रेट करना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? If anything gap between the word of the provision of law, उसको जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से आप फिलअप करते हैं. दैट इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ना. तो ये इंटरप्रिटेशन आप किसके पावर को कर रहे हैं? पावर ऑफ गवर्नर. एंड वेयर इज रिटन दैट पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट? दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. सो इट इज clearly the constitutional provision. इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर, नथिंग. तो द कॉन्स्टिट्यूशन को आप इंटरप्रेट करें. कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं वो टाइम लिमिट दिया हुआ है ना. कहीं नहीं एक वर्ड डीम्ड एसेंट वर्ड यूज किया हुआ है. यू आर इंसर्टिंग, मतलब एक पैरासूट से आप ये वर्ड लेकर के आ रहे हैं, डीम्ड एसेंट. Of course, it is inherited from the different provision of the Constitution itself. Like basic structure doctrine, वो तो Constitution में है ही नहीं. क्या मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ? नो सर, नथिंग सर. मैं तो सिर्फ अब देखिए आर्टिकल 145 को ही मैं कर रहा हूँ. ये मिनिमम नंबर है. देयर इज सर्टेन प्रोवाइजो. प्रोवाइजो भी पढ़ लीजिएगा. अब आप आगे देखिए. 4 itself says no judgment shall be delivered by the Supreme Court save in open court, and no report shall be made under Article 143 save in accordance with the opinion and also delivered in the open court. So सारे जजमेंट डिलीवर्ड होंगे ओपन कोर्ट के अंदर. ये प्रोविजन 4 कहता है. Does this being violated? The answer is no. ओपन कोर्ट में ही सारे जजमेंट आते हैं. This is the constitutional norms written by the constitution. अब आप देखिए अगला 5. No judgment and no such opinion shall be delivered by the Supreme Court save with the concurrence of the majority of the judges present at the hearing of the case, but nothing in this clause shall be deemed to prevent a judge who does not concur from the delivering a dissenting judgment or opinion. So minority or majority judgment, dissenting and concur judgment लिखने की जो कैपेसिटी है और पावर है वो यहाँ से आता है 144(5). This is also part of the procedure, a practice of the court, isn't it? कितना इंटरेस्टिंग है ये आर्टिकल 145. सो माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो, जजमेंट ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस हो, all these are written into the article 145 and these are the constitutional provisions. Am I clear up to this point or not? And this is not being violated. ना ही कोई यहाँ पर टेम्पोररी अरेंजमेंट है. जो है वो है. ठीक है. और इसी के तहत 145 बना हुआ है. और फिर वापस में 145 में जाता हूँ. ये ऑर्डर 6 आपने देख लिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच. देख रहे हैं ना. सो ऑर्डर
5, 6. This is the order 6. Again, this is the order 4, 5. This is order 5 and now मैं वापस आ रहा हूं order 4 पे. Why I am coming to order 4? हमने आर्टिकल 145 देखा, 145(1) का ए देखा, हु विल प्रैक्टिस बिफोर दिस कोर्ट, और उसके अंदर हमने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को देखा. हु इज द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड? इस कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट रूल के अलावा और तो कहीं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता. अब आप देखिए, इसी रूल का अगला एक्सटेंशन है, वो है रूल 4. एनी एडवोकेट, this is a class of advocate, not being a senior advocate, जो senior ना हो, may, on his fulfillment of the condition let down in Rule 5, be registered in the court as the advocate on record. So, advocate on record is a class of any advocate who is not a senior advocate. और वो रजिस्टर्ड वो करा सकते हैं, वो एडवोकेट करा सकते हैं, क्योंकि एडवोकेट का ये सबसेट है. वही एडवोकेट करा सकते हैं हु इज नॉट अ सीनियर, जो रूल 5 को फुलफिल करे. तो रूल 5 यहां पर है और रूल 5 के अंदर में ही दिया हुआ है, खास करके ये दूसरा, he has undergone training for 1 year with an advocate on record approved by the court and has thereafter passed such test as may be held by the court, and that is called advocate on record examination. देखिए ना, who apply to be registered as an advocate on record, particulars thereof shall be notified in the official gazette from time to time provided here. अब देखिए, अब ये देखिए, ये दिख रहा है नोटिफिकेशन और ये ऑफिशियल गजट. आपको मैं ये दिखा, ये ऑफिशियल गजट है. ये गजट कब नोटिफाई हुआ है? दिस इज नोटिफाइड इन मार्च 22, 2024, लास्ट ईयर का. अब यहाँ नोटिफाई क्या किया इन्होंने कि 10, 11, 14 और 15 जून को एओआर एग्जाम होगा. ये जो नोटिफिकेशन नोटिफाई हुआ है, दिस नोटिफिकेशन इज केम दिस अंडर रूल. कहाँ गया? यहाँ पे 2 shall be notified in the official gazette from time to time provided ये टाइम टू टाइम नोटिफाई है. बट इस एग्जाम के लिए एक अलग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन की जो बात यहाँ पर हो रही है, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एक और रूल बना है जिसका नाम है, देखें सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर, तो मुझे अभी मिला नहीं और मैं ढूंढना नहीं चाह रहा हूँ, बट आपको मैं दिखा दूं. ये देखिए, दिख रहा है आपको? This is called regulation regarding advocate on record examination. So to realize this advocate on record examination, एक और मतलब to realize the order 4 rule 5, एक रेगुलेशन
फ्रेम किया गया है बाय द चीफ जस्टिस, authorized through this rule only, or that is known as the regulation regarding advocate of the examination. और उस रेगुलेशन के अंदर रेगुलेशन 1, 2, 3 करते हुए कुल मिलाकर के रेगुलेशन 18 रेगुलेशन है, उसमें 18 रूल है, दैट इज कॉल्ड 18 रेगुलेशन। और उसी के अंदर ये कहा गया है कि इस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, 4 पेपर होंगे, 60% मार्क्स लाना होगा, सारे सब्जेक्ट में पास करने के लिए 50% होगा, दोनों लेयर पास होगा। ये सारे चीज कैसे उसकी टीम बनेगी, कैसे बोर्ड बनेगी, कैसे कमेटी होगी, एग्जामिनेशन कैसे होगा, everything is written into that particular regulation regarding AOR examination. तो आपको AOR examination से regarding any doubt होता है, please find out on internet or anywhere in Supreme Court rules. This is the regulation. Supreme Court rules के जो बेयर एक्ट है उसके साथ ये जरूर है। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 145 और उसका एक सब क्लाउज 1 और उसका एक सब क्लाउज ए, who will practice before this court, उसको पकड़ा और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स के प्रोविजन को स्कैन किया और वहां एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का इंट्रोडक्शन था, उसके लिए एक एग्जामिनेशन की बात हुई, उस एग्जामिनेशन के लिए ये रेगुलेशन की बात हो गई। और इसी रेगुलेशन में है, रेगुलेशन 11 में रेगुलेशन 1 रेगुलेशन 2 है, जो एक पेपर रिपीट की बात है। और उसी रेगुलेशन के तहत आपको लिखा हुआ नोटिफिकेशन की बात, एग्जाम का नोटिफिकेशन एंड लीडिंग केसेस के नोटिफिकेशन, दैट इज कमिंग लाइक दिस वे, दिस इज द गजेट नोटिफिकेशन। देख लीजिए, ये देखिए लीडिंग केसेस यही नोटिफाई होते हैं एवरी ईयर। So कुल मिलाकर के things are not going into the air, things are basically connected, basis है उनके, और these are rootedly connected with the constitution itself. That's my point, what I want to make out. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. So मैं आर्टिकल 145 को समझने के लिए आपके सामने इस पॉइंट को रखा और उसके तहत ही बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का डिस्कशन और इंट्रोडक्शन साइमल्टेनियसली टू द सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी आता है। दिस इज आल्सो कमिंग थ्रू द आर्टिकल 145 ओनली। सो ये लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उसका डिस्कशन। नाउ मैं थोड़ा सा एक चीज पे जरा आऊं, पर मैं इसको अब स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, दूसरे स्क्रीन को जरा बंद कर लूं। सर आपकी तबीयत कोई डाउन लग रही है सर, आज स्वेटिंग भी हो रही है सर और थोड़ा सा स्नीजिंग भी लग रही सर है। मुझे ना कल अभी एग्जिस्टिंगली
फीवर 1.2 सॉरी 102 है। ओहो सर, जब भी स्वेटिंग हो रही है सर उसकी मेडिसिन के इम्पैक्ट से। मेडिसिन लिया हमने, 104 था 1 घंटा पहले, और उस मेडिसिन को लेकर के मैं बैठा हूँ। मेरे यहाँ सबकी तबीयत खराब है, एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वायरल है ये। ओहो सर, सर प्लीज सर ध्यान रखिएगा सर अपना। अरे वो तो ठीक है, बट यही थोड़ा उसमें मन लग जाता है आप लोगों के साथ। बट क्वेश्चन ये है कि हमने कुछ किया आज, आई एम हैप्पी। अभी आप लोगों को एक धन्यवाद ज्ञापन देना है। वो ये है कि लास्ट टाइम हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि कुछ बच्चे को कि एडमिशन के लिए आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें। इट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय यू पीपल वेरी मतलब प्रॉपर्ली, और वो बच्चा अभी पढ़ाई में लग गया है। मैं अनुज को चाहूंगा कि वो स्क्रीन पे आए। अनुज, हाँ अनुज हैं, ये हैं अनुज। इसको इनको जरा मैं स्क्रीन पे अटैच करता हूँ, सॉरी। हाँ अनुज, बतलाओ क्या कहना चाहते हो। पहले मैं अनुज के बिहाफ पर थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मैं कहना चाहूंगा। और इट इज अराउंड 35K इट वाज अरेंज्ड, एंड बच्चा अभी स्कूल में कॉलेज में चला गया है और उसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, फिर भी ज्वाइन कर चुका है। लिटरली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हमारे एक कॉल को आप लोगों ने इतना रिस्पेक्ट किया और बच्चे की एडमिशन हो गई वहां पर। हाँ अनुज, कितने आ गए टोटल? अनुज मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुम अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलो। सर 23 + 2 अराउंड 26 अराउंड 26,000। 26,000 इनके अकाउंट में रियलाइज हुए। मैं उसकी पूरी एक्सेल सीट इससे मंगवा चुका हूं, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने उसको कंपाइल नहीं किया। मैं कंपाइल करके ग्रुप में डालूंगा। एंड लिटरली थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सर नेक्स्ट ईयर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आया तो हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, किसी भी बच्चे की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अनुज सर आप भी केयर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो बच्चा पढ़ाई करेगा, उसको बड़ा होने दो, बिल्कुल संकोच नहीं करना, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो मुझे अच्छा लगा कि उसकी पढ़ाई कंटिन्यू हो गई और उसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, और मेरा भी कहीं ना कहीं माध्यम बनना पड़ा, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। तो अब हम आप लोगों के पास टर्न करते हैं कि प्लीज बताइए आज के डिस्कशन में क्या कोई डिस्कशन उन्हें क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो हम लोग डिस्कस करें उसको। तो देखिए, हाँ सर, इसमें मुझे एक पूछना था कि जैसे उन्होंने 142 आर्टिकल के तहत निर्देश दिए थे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो सुधीर जी मैं 142 पे नहीं हूँ। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इश्यूज बिल्कुल ध्यान में रखें। हमने 145 पिकअप किया था। यस, 145 के डिफरेंट क्लाउजेस थे, और उसको रियलाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स, फिर रेगुलेशन, फिर नोटिफिकेशन, यानी कई लेयर आ गए ना इसमें। बराबर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक प्रोविजन सिर्फ वहां तक काफी नहीं होता, और उसको कंप्लीट रेगुलेशन के लिए कई तरीके से। अब देखिए ना, एक ही चीज, अब एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये बतला दूं, सुप्रीम कोर्ट AOR एग्जामिनेशन है ना। यहाँ पर क्या है कि एलिजिबिलिटी एंड रूल बना हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में आया है। ये रूल इम्पावर्ड था आर्टिकल 145(1)(a) के तहत, इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स, सबके साथ। फिर उसके बाद वहां पर क्या होता है, उसको रियलाइज कराने के लिए एग्जामिनेशन होंगे। एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन तो होंगे। एग्जामिनेशन होने के लिए एग्जामिनेशन बोर्ड और एग्जामिनेशन कमेटी होगी, और उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम का डेट आएगा तो वो नोटिफिकेशन भी होगा।
उस एग्जामिनेशन के पासिंग क्राइटेरिया और इवैल्यूएशन के मैकेनिज्म वो सारे वहां मेंशन होंगे. So entire examination being regulated by that regulation. बराबर. And entire regulations came into the existence only for the purpose of conducting the eligibility which is mentioned in the rule 5 of order 4. बराबर. So how this is connected? ये कैसे एग्जीक्यूट होता है इसकी बात मैं ये कर रहा था. बराबर. बराबर. तो सिर्फ एक प्रोविजन वहां एक लाइन का नहीं है, वो कनेक्शन है अप टू द एंड. और मेरे कहने का मतलब ये है, इफ देयर इज सर्टेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, तो आप जितना ज्यादा ऊपर से नीचे तक कनेक्ट करो, रेफरेंस आपको मिलता रहेगा. कॉन्स्टिट्यूशन का भी रेफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स का भी रेफरेंस है, इवन आपको रेगुलेशन का भी रेफरेंस है, इवन नोटिफिकेशन भी है. तो 4-4 डॉट्स आपको मिले हुए हैं, 4 डॉट को आपको रेफर करो तो अच्छा खासा आंसर तैयार हो जाता है और एक यूनिक आंसर मिल जाता है आपको. जरा आप सोचो कि आपको क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप उसको आंसर कैसे करें. Am I clear up to this point Yes, or not? yes, sir. Yes, sir. So 142 is the power of the court. देखिए, सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे एक्सेप्शनल पावर मिले हुए हैं. जैसे शिव जी के पास त्रिशूल, ब्रह्मास्त्र, और नॉर्मल कोर्स में जब कोई रेमेडी ना बचे तब उसको एक्सेप्शनली यूज किया जाता था. एंड उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पावर है वो पावर है 142, 129. दीज आर द ब्रह्मास्त्र. इसका यूज मतलब रूल के अगेंस्ट जा करके आप उसका फैसला माने यूज कर सकते हैं. ये एक्सेप्शनल, अल्टीमेट एक्सेप्शनल कंडीशन में जस्टिस इंश्योर करने के लिए इसका यूज होता है ना. बराबर. वो आप यूज कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा रिफाइंड है कि जो ऑथराइज्ड कोर्ट है वो करे तो वो लॉफुली वैलिड होता है, अदरवाइज डाउट होता है. बराबर. अल्टीमेटली वो जो जुरिडिक्शन की बात थी वो फिर घूम करके सुप्रीम कोर्ट आ गया बाय द वे ऑफ रेफरेंस और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने आ गया, है ना. बराबर. इसी तरीके का एक और इवेंट हुआ था 2010 में, 12 में. मैं यहाँ पहली बार था और उस समय आपको याद होगा कि 2G स्कैम चल रहा था. 2G को लेकर के एक जजमेंट आया था और उस जजमेंट को नेचुरल रिसोर्सेज की ऑक्शनिंग होनी चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे अलॉटमेंट नहीं होगा. इसके लिए एक जजमेंट आया था 2 जजेस बेंच का. सो वो जजमेंट फिर वो रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू लौट करके आया जो आपके लीडिंग केस का हिस्सा है, रेफरेंस 1/2012. फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने लगा. एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं सुप्रीम कोर्ट आया था और कोर्ट नंबर 1 में गया तो यही आर्गुमेंट चल रहा है. इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. देन एंड देयर अटॉर्नी जनरल बहानवती, ही वाज आर्गुइंग द केस. ये मेरा मतलब आज का जो एक्सरसाइज था, इट वाज लिटिल बिट ब्रेनस्टॉर्मिंग कि कब रूल को वायलेट करते हैं, अथॉरिटी की क्या वैल्यूज है, इस चीज को समझने के लिए थी. और मैंने एक लाइव एंड बेस्ट एग्जांपल पिकअप किया आपके सामने. यस सर. वो प्योरली मेरा ओपिनियन है, यहाँ पे अंडर प्रेजुडिस है. मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से होना चाहिए. ये वन ऑफ द पॉइंट है. उसके मेरिट अलग होंगी, मेरिट में मैं नहीं जा रहा, मैं प्रोसीजरल पार्ट पे हूँ और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उस पार्ट पे. दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये भी है कि कोर्ट को हमेशा, हम लोगों को भी, आपने कहा ना कि लॉयर्स की भी ड्यूटी थी कि कोर्ट को बतलाते कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर इन्वॉल्व है, ये 5 जजेस को जाना चाहिए. यस सर. ये यदि हम बतलाया होता और कोर्ट ने सुना होता तो इस आर्टिकल के थ्रू यदि कोर्ट को बताया गया होता तो शायद कोर्ट उसको रेफर कर देती. बराबर. सर रेगुलेशन से रिलेटेड सर आपने जो लास्ट में बताया था सर कि हम जैसे मतलब
जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में रेगुलेशंस होते हैं यूआर से रिलेटेड, हम्म जैसे इन्होंने टाइम फ्रेम होता है एग्जाम का 3 घंटे का होता है, इतने लीडिंग केसेस होते हैं। सर मैं एक सर आपसे मतलब एक एज अ फ्रेंडली से डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे वो पहले 24 केसेस थे इनिशियली, फिर इन्होंने सर बढ़ा के उसको मतलब 40 देन 64 देन 86, लेकिन सर टाइम इनका वही है, जैसे बुक्स मटेरियल इतना बढ़ा दिया और टाइम जो है ना सब कुछ कवर करने का वही था। तो सर इसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए इनको, या तो मतलब बुक स्टडी से रिलेटेड जैसे बुक्स का पढ़ने का टाइम बढ़ाना चाहिए, या उसको जो है ना टाइम फ्रेम की लिमिट में कुछ जो है ना पुराने जो केसेस हैं उनको हटाना भी चाहिए। 86 केसेस सर टाइम के अकॉर्डिंग ज्यादा है सर। नहीं 86 है ना सर? 82 आई थिंक सर। नहीं 86 है। अब 86 के 86 तो 3 घंटे में पूछे नहीं जाएंगे। 3 घंटे के सवाल तो 3 घंटे के लिए ही बनेंगे। इट मे बी द बेसिस ऑफ 86 is for your knowledge and understanding. But 86 तो पढ़ना तो है ना, then only we can sort out solve that paper. इसके लिए आपको पूरा साल पढ़ा हुआ है, 4 साल 5 साल बेसिकली। कैसे सर अटेम्प्ट भी कम है सर, अटेम्प्ट या तो अटेम्प्ट बढ़ा दे। 5 अटेम्प्ट देने ही देने। नहीं सर, या तो अटेम्प्ट बढ़ा दे। एक चीज समझिए, हर चीज के लिए कैसे वो डायनामिक्स होता है और क्यों समय के साथ अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट इन प्रोसीजर, टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज करने के लिए तो रूल्स में अमेंडमेंट की जरूरत। मैं यदि सजेस्ट करना चाहूं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा रेगुलेशन के तहत बहुत ही मतलब सेंट्रल ये जो है ना एग्जाम में कुछ अमेंडमेंट जो है ना एक्सपेक्टेड है एट द एंड ऑफ वो जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन के कुछ प्रोविजन को अमेंड करना जरूरी है। आफ्टर दैट अमेंडमेंट ये तरीके से एक प्रॉपर टीओआर को फिल्टर किया जा सकता है और उस पर बहुत ज्यादा लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिकली इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ लीडिंग केसेस और इन टर्म्स ऑफ पेपर 1 पेपर 2। सो सबके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म हो, सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म हो। सर ड्राफ्टिंग का 40 पेजेस का सर पेपर वो देते हैं पढ़ने के लिए सर। मैं तो नहीं समझता सर कि उसके अंदर सारे रूल्स जो लिखे होते हैं वो कोई पढ़ के दिखा दे मुझे आधे घंटे में। मैं सर वो भी नहीं पढ़ सकता सर। सर वो मैं आपको एक बताऊं, they are actually trying to जो AR बने हुए हैं बन गए हैं, और अब जो AR बनाने हैं उनकी पूरी की पूरी वो कर दो, उनको 5 साल लगाना ही लगाना है। मैम आप जरा देखिए एक चीज, लेकिन मैं अपनी बात बतलाता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मेरा एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे माइथोलॉजी ब्रेन में थे, बहुत लोग ये कहते थे कि यहाँ मैनिपुलेशन होता है, ये होता है, वो होता है, और मैं भी उसमें पूरी तरीके से कन्विंस था। तो रजिस्टर में जाकर के मैंने रिएक्शन दे दिए कि यस मैनिपुलेशन है, ये है, वो है, किसी को पास करने नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। आई डिड। वहां की जो सेक्शन ऑफिसर थी उन्होंने बताया कि सर आप ये देखिए, पूरी टेबुलेशन सीट जो अभी आपके सामने आ जाता है ना, उस समय नहीं आता था। उन्होंने मुझे दिखाया, सर देखिए 250 लोगों ने पास किया है सारे पैरामीटर को अटेन करके। ये बहुत आसान है अपनी डिफिशियंसी को छुपाने के लिए ये कह देना ये गड़बड़ी है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। बट द फैक्ट इज दिस, इसी गड़बड़ी प्रॉब्लम को पास करने वाले 250 लोग हैं हर साल। प्रेशर भी है, रेगुलेशन में भी आते हैं, वो भी हैं, लेकिन है तो एक्सपीरियंस भी है। 3 क्लास है यहाँ पर, एक वो जो रेगुलेशन में आते हैं, दूसरा वो है जिनका एक्सपीरियंस होता है 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3, और वो जो प्रेशर है, और रिजल्ट सारे ग्रुप से है। कुल मिला करके then I realized I failed to manage.
सर आपका जो पहला डाउट है ना सर, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ सर, क्योंकि सर लास्ट ईयर जब मैंने पेपर इसी दिया कंडीशन में सर, ये कंडीशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये कंडीशन जो भी एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए सबके लिए है सर वो। सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में 5 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए सर। मैं सर इस पे थोड़ा सा मेरा डाउट क्रिएट हुआ था, हाउ द पर्सन कैन कवर जो है, मतलब 100 आउट ऑफ 100 किसी को पॉसिबल नहीं है सर। मान लीजिए और पॉसिबिलिटी सबसे बड़ी बात है कि वो पेपर अगर हैंडराइटिंग देखेंगे, अगर बंदा 5 क्वेश्चन पूरे करता है तो हैंडराइटिंग में फर्क पड़ता है। देयर शुड बी सम दिस एग्जाम इज नॉट हैंडराइटिंग सेम है 5 क्वेश्चन इंदु मैम, एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, मतलब मैं आप सबके साथ गॉडली पर्सन होगा जो सेम ही कंसिस्टेंट उसकी हैंडराइटिंग है। मैंने वो पेपर मिला था मेरे को भी, पूरा मैंने वो सेट निकाला हुआ है। हर पेपर में इतने प्यार से लिखा हुआ, इतना मतलब अगर कोई भी मतलब भगवान भी आ जाए ना तो उतने प्यार से नहीं लिख सकता, अनलेस अनटिल ही विल बी गिवन टाइम। मैं आपको एक बात बतला दूं अहमद जी, मैनिपुलेशन, बट इट इज बियॉन्ड दैट पर्सन शुड बी, अगर वो वाकई में उसने पेपर किया है, ही डिजर्व्स लॉट, ही मस्ट बी ए टॉप वन लॉयर। मैं ये कह रही हूँ। अब आप वो पेपर देख लीजिए ना खोल के, उसकी हैंडराइटिंग कंसिस्टेंट है, उसमें एक भी जगह फुल स्टॉप और कॉमा का फुल स्टॉप नहीं है। जिस बंदे को 5 क्वेश्चन कॉपी हुई है सर आंसर शीट में पूरी बुक की एज इट इज, मतलब पूरा मतलब ऐसे ऐसे जजमेंट भी दिया, पर भगवान है वो गॉड है फिर तो, मतलब वी आर नोवेयर नियर देम। अच्छा इंदु मैम प्लीज 1 मिनट जरा रुक जाइए, मैं अहमद साहब को जरा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आप इतना अवर राजीव जी इज सो परफेक्ट, ही इज अ टेक्निकल पर्सन, ही हैज डन, मतलब इनके साथ तो कोई कोई मुकाबला नहीं है ना, बट स्टिल आई डोंट थिंक अगर मैं इनको पेपर दूं और ये कंसिस्टेंटली इतना बड़ा समझदार से प्यार से लिखे, कोई भी नहीं कर सकता। एंड दैट पेपर वाज अहमद साहब, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि what we are doubting without looking into the paper, that's not fair. अब वो हम लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, क्यों दिया नहीं दिया उनका डोमेन है, और उन्होंने इन चीज को सोच करके मार्क्स अवार्ड किए होंगे कि ये क्वेश्चन रेज करेंगे, है ना। तो इसको डाउट करना ठीक नहीं है। और एक बात और मैं बतला दूं, 250 लोग वो हैं जो बनते हैं मिनिममली, आज इस बार तो 350 बने हैं, जिनके चारों पेपर बैलेंस है, 60% से पार पेपर में वो है, उसके अलावा 100 के आसपास ये रेगुलेशन है, 150 कुल मिलाकर के 500 लोगों का परफॉर्मेंस लास्ट टाइम, और इस बार 250 तो बनेंगे ही, और प्लस 100 के आसपास रेगुलेशन भी दिखेगा। क्वेश्चन ये है, स्कोर तो कर ही रहे हैं, और मिनिमम स्कोरिंग पार्ट जो है वो 50 मार्क्स है पेपर वाइज, और ओवरऑल 60 है, तो कहीं अप्स एंड कहीं डाउन वो तो है। और लोग बने, देखिए यदि ऐसा हो जाए कि लोग बने ही ना ये वारिया, सीधा सीधा ड्रास्टिकली अंडर 100 आ जाए, तब प्रॉब्लम है, तब तो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है ना, कि हाउ इट कैन बी फॉल डाउन लाइक दिस। सर मुझे पेपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप मेरी गलतियां थी सर, आई हैव टेकन द आंसर शीट, मैं अपनी गलतियों को रियलाइज करा है, एग्जामिनर ने सही चेक करा है, बिकॉज आई हैव डन सम मिस्टेक्स। बट सर थोड़ी सी मेरी एक ये थी, जैसे आपसे योर फ्रेंड, मतलब सर आप इतनी हेल्प करता हम सबकी, आई रियली एडमायर, आपको फीवर था और हमारे लिए तब भी आप आए मॉर्निंग में। बस सर थोड़ा सा ये था कि जैसे अटेम्प्ट जो होते हैं ना सर बड़े लिमिटेड होते हैं, उसमें थोड़ा दिल में डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी नेग्लिजेंस की वजह से नीड टू टेक सर्टेन इनिशिएटिव्स टू कन्विंस देम। जैसे मेरा कहना यहाँ पर ये है कि जो अटेम्प्ट है ना, उस अटेम्प्ट को का होने का कोई सेंस नहीं है बेसिकली, लेकिन अटेम्प्ट लाया गया है बिकॉज ऑफ द रीजन कि बहुत लोग लाइटली लेते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, निकल लेते हैं, और सिस्टम का बर्डन होता है एग्जाम कंडक्ट कराने में, so that कि people take the seriously to the exam। फीस बढ़ा देना सर, मतलब जैसे पेनल्टी क्लॉज डाल दें उसमें, या कुछ एडिशनल चार्जेस ले लें किसी के लाइफ के साथ सर, बिकॉज सर 2 पेपर्स में सर ओरिजिनली हैव डन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो सर मैंने ऐसे लिया था जैसे कि आई विल डू इट कैजुअली, एंड आई वाज स्पॉइल्ड डायरेक्टली। वी आर सीकिंग समथिंग डिफरेंट, दिस इज फॉर ऑल। पहले आप ये समझिए, बहुत लोगों के लिए ऐसा है, बहुत लोग ये सीख कर रहे हैं,
और जो एस्टेब्लिश सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे रीजन चाहिए होते हैं। रेदर देन थिंकिंग ऑन दैट लाइन, वी नीड टू फोकस द इम्प्रूवमेंट। बट क्लियर ये है कि लोग, एक बात तो बिल्कुल फैक्ट है जो उस सेक्शन ऑफिसर लेडीज ने मुझे बतलाया था सुप्रीम कोर्ट में कि सर इतने रिजल्ट तो हैं, ये तो फैक्ट, और उसमें फ्रेशर भी हैं। सो अप टू दैट मार्क वी नीड टू परफॉर्म। सो हम लोगों को वहां तक एक इंश्योर करना है। हम लोग टाइम बाई करते जा रहे हैं और टाइम के साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है। सर जो कॉलेज से आते हैं ना सर, उनका रिदम बना होता है पढ़ाई करते रहने का, राइटिंग का कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना सर, आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा। नो एक्सक्यूज एट ऑल, अदरवाइज फिटेस्ट थिंग ऑफ सर्वाइवल, यू आर आउट ऑफ द सर्वाइवल। करना तो पड़ेगा। अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अनलेस अनटिल इसमें बदलाव ना आए, और लीस्ट कंसर्न है सिस्टम में जो है वो बदलाव करने में, क्योंकि बदलाव करने में बहुत सारे दिमाग की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा एनर्जी रिक्वायर्ड है। उतना एनर्जी एक्सपेंड करने के लिए नो वन इज रेडी। अभी बहुत सारे, ये एक्सपेक्टेड था इस बार का, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स ऑलरेडी क्रिएट किए गए थे कि योर एग्जाम, मैंने बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट थे, बहुत सारे कोर्ट ने ये कहा था कि रिस्पॉन्सिबल अवार्ड चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ड्राफ्टिंग का स्टैंडर्ड नहीं मिल पा रहा है। तो फॉर द करेक्टिव मेजर जो उन्होंने ठीक समझा उन्होंने लिया, बट हाउ दिस इज कंसर्न टू द ऑब्जेक्टिव, कैसे वो रिजल्ट में आएगा, ये कुछ देखने वाला। सर पता है, मैं आपको सर एक चीज बताता हूँ, जैसे कभी कोई जालिम आता है ना सर, तो ऊपर वाला जो है ना फरिश्ता भी भेजता है। तो कमेटी तो जालिमों की आ गई, तो फरिश्ते के तौर पे आपको गॉड ने भेज दिया कि गाइड करना। इतना बड़ा मुझे मत दीजिए, बट इतना पक्का है कि एक हिम्मत करना जरूरी है। फरिश्ता वो है जो अपने आप में हिम्मत करता है, और उसका अंश आप सब में है। We need to dare to appear into the exam. So we are the part of that team. We are fighting with all the things. It's not a devil, but भले ही एक चैलेंजिंग स्टेज है, और यकीनन उस स्टेज को अचीव करने के बाद एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आप लोग रियलाइज करेंगे। इवन दो इट वाज द मैकेनिज्म जिसकी वजह से हम लोग बैठ करके आज वो डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज आर्टिकल 145, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द अथॉरिटी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ज्यूरिडिक्शन, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिडिक्शन एटलीस्ट हमने रियलाइज किया ना कि किसका क्या ज्यूरिडिक्शन। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? तो अब कंक्लूड करें। यस सर, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट संडे को। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हैव अ नाइस डे Have सर। a nice day. Get well soon, sir. Thank you. Take care.